हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एचआरटीसी कंडक्टर, एसपीएसआई, जेओआईटी और हाईकोर्ट क्लर्क एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। तो दोस्तों जो ये हमारी क्लास है एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम के लिए, दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो 11th क्लास है। अगर इससे पहले की 10 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी अगर आप वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी नई अपडेट वगैरह या फिर जो भी वीडियो की पीडीएफ वगैरह होती हैं आपको वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कन्वेंशन एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 1990 रिलेटेड टू। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1990 में अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अभिसमय किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है चिल्ड्रन से, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, बच्चों से यह संबंधित है। बाकी दोस्तों हम बात कर लें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो मानव अधिकार आयोग है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये कौन सी बॉडी है? तो दोस्तों ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। और भारत में दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो 1993 में दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ। तो आपको बताना है जो भारत है वो किसका सदस्य नहीं है, G20, G8, सार्क या फिर यूएन। तो दोस्तों भारत जो है वो G8 का मेंबर नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं G8 के बारे में। दोस्तों G8 क्या है? तो ये विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उनमें है। तो मैं बता देता हूं आपको G8 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो इसमें जो कंट्रीज आती हैं दोस्तों मेनली वो आती हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। तो यही जो मेन कंट्री हैं दोस्तों, 8 कंट्रियां। कनाडा रह गया, कनाडा एक हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, यही जो मेन 8 कंट्रीज हैं दोस्तों इसमें आती हैं। रशिया भी रह गया है, रशिया भी आता है। तो ये जो 8 कंट्री हैं मुख्यतः आती है। बाकी G20 का दोस्तों भारत सदस्य है। सार्क के बारे में तो आपको पता होगा क्योंकि काफ़ी बार मैंने इसके बारे में वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस किया है। तो दोस्तों सार्क है, इसमें भारत के सभी पड़ोसी देश शामिल हैं, लेकिन एक म्यांमार को छोड़ के दोस्तों बाकी सभी जो पड़ोसी कंट्रीज हैं वो सभी सार्क के अंतर्गत आती हैं। टोटल इसमें कितनी कंट्री हैं? तो इसमें 8 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एसोसिएटेड विद। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1961 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। जो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये संगठन है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है, द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज द। तो भारत में सबसे पुराना म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है आपको बतानी है। तो सबसे पुरानी जो म्यूचुअल फंड संस्था है दोस्तों वो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द फेमस नोबल द गाइड। तो आपको बताना है जो फेमस नोबल है दोस्तों उपन्यास है द गाइड, इसके रचनाकार कौन है? तो इसकी जो रचना करी है दोस्तों, इसकी रचना करी गई है आर.के. नारायण के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, आर.के. नारायण। और बाकी दोस्तों जो चेतन भगत हैं इनके द्वारा कुछ फेमस बुक्स लिखी गई हैं दोस्तों। तो कौन कौन सी हैं? एक हाफ गर्लफ्रेंड और द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ जो है चेतन भगत की फेमस बुक हैं। दोस्तों जो अरुंधति रॉय हैं ये भी एक राइटर है और इनकी एक फेमस बुक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के राइटर कौन है? तो अरुंधति रॉय जो है ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनागर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो आपको बताना है जो भटनागर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों जो भटनागर पुरस्कार है ये दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की फील्ड में दिया जाता है भटनागर प्राइज। तो आपने सुना होगा शांति स्वरूप जो भटनागर है दोस्तों ये किसके फाउंडर थे? तो दोस्तों जो CSIR है इसके फाउंडर थे ये शांति स्वरूप भटनागर जी। तो इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके जो फाउंडर थे दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर, उनकी ही दोस्तों नाम पर दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है भटनागर पुरस्कार, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में यह दिया जाता है। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज लिटरेरी वर्क नेम। तो रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस साहित्य कृति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसके लिए दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था गीतांजलि के लिए। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, गीतांजलि के लिए दिया गया था। 1913 में दोस्तों उन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, द ऑथर ऑफ कंट्रोवर्शियल बुक लज्जा इज ए
सिटीजन ऑफ। तो आपको बताना है जो विवादास्पद पुस्तक है दोस्तों लज्जा, ये इसके जो लेखक हैं वो किस देश की नागरिक है? तो दोस्तों वह नागरिक हैं बांग्लादेश। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। तो दोस्तों बात करें जो पुस्तक लज्जा है, इसके जो राइटर हैं वो कौन है? तो वो तस्लीमा नसरीन जो है दोस्तों इस पुस्तक की राइटर हैं, वे बांग्लादेश से संबंधित हैं। ये दोस्तों कंट्रोवर्शियल बुक इसलिए है क्योंकि जब 1992 में दोस्तों जो बाबरी मस्जिद को जब ध्वस्त करा गया था, तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश में जो हिंदू विरोधी दंगे हुए थे, तो उसी पर दोस्तों इन्होंने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पोस्थुमस रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? तो मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे आपको बताना है। तो किसे दोस्तों मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न दिया गया? तो वो थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1966 में दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो सबसे पहले भारत रत्न कब दिया गया दोस्तों? तो 1954 में यह दिया गया था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और जो प्रथम साइंटिस्ट थे जो सीवी रमन थे भारत के, उन्हें दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया था पहली बार 3 व्यक्तियों को। और बात करें दोस्तों सबसे कम उम्र के किसको दोस्तों सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार मिला है? तो सचिन तेंदुलकर को दोस्तों मिला है, वे प्रथम खिलाड़ी। और बात करें सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे 40 वर्ष की उम्र में दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। बाकी दोस्तों एक थे धोंडो केशव कर्वे नाम के, आपने सुना होगा, मैंने वीडियोस में आपको बताया था। उन्होंने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी 1916 में। तो दोस्तों 1958 में दोस्तों जब वे उनकी 100वीं जयंती थी दोस्तों, तो उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपने याद रखना है। बाकी ऑप्शन में है दोस्तों जो एमजी रामचंद्रन है, ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेता थे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच ओलंपिक फाइनल इन इंडिविजुअल ट्रैक इवेंट्स वाज। तो ओलंपिक इंडिविजुअल ट्रैक प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? ये थी पीटी उषा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पीटी उषा 1984 में दोस्तों यह फाइनल में पहुंची थी। 400 मीटर रेस में दोस्तों ये फाइनल में पहुंची थी और इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। और मूलतः कौन से स्टेट से बिलोंग करती दोस्तों? तो केरल के जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग रीजन डिड चाइनीज ट्रेवलर फाइयान विजिट इंडिया? तो आपको बताना है किस गुप्त शासक के दौरान जो चीनी यात्री फाइयान था वो भारत आया था? तो ये आया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो फाइयान है दोस्तों इसकी प्रसिद्ध रचना है फोक अयो की। इसमें इसने दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के बारे में वर्णन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेट? तो शतरंज का जो खेल है इसका आरंभ कहाँ हुआ? तो ये हुआ था भारत में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भारत में। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग राजपूता किंग डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191? तो दोस्तों किस राजपूत राजा ने तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया था? तो कौन थे वे राजा दोस्तों? वे थे पृथ्वीराज चौहान। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो मोहम्मद गोरी को हराया था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने। और दूसरी लड़ाई जो हुई थी दोस्तों तराइन की 1192 में, उसने जो पृथ्वीराज चौहान थे वो पराजित हो गए मोहम्मद गोरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउथ इंडियन स्टेट विच वाज फेमस फॉर इट्स नवल पावर वाज? तो दोस्तों दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो वे कौन राज्य था दोस्तों? वे थे चोल। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चोल जो था दोस्तों, चोल जो दक्षिणी भारतीय राज्य था चोल, वह अपनी नौसैनिक सेना के लिए काफी प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चोला। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली? तो आपको बताना है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों आप जितना हो सके चोल डायनेस्टी के बारे में लिखिए, कम से कम 4-5 लाइन दोस्तों कमेंट जो है वो करिए चोल डायनेस्टी के बारे में। इसके फाउंडर कौन थे, कौन कौन से वे इनके राजा हुए जिन्होंने जो अपनी नौसेना शक्ति थी वो काफ़ी वृद्धि करी, और कौन कौन से हिस्सों पर कब्जा करा? तो जो चोल डायनेस्टी है दोस्तों इसके बारे में आप डिटेल में लिखिए। जो स्टूडेंट अच्छा कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो दिल्ली का प्रथम जो मुस्लिम शासक था वो कौन था दोस्तों? वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी, जब है भारत को छोड़ के चला गया था दोस्तों, अफगानिस्तान चला गया था दोस्तों, तब दोस्तों उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसने इसकी जिम्मेदारी अपने जो विजित प्रदेश थे उसकी जिम्मेदारी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी थी, और वही दोस्तों 1206 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम शासक बना था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुगल पीरियड वाज? मुगल काल का प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? आपको बताना है। तो कौन था दोस्तों मुगल काल का प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान? तो ये था मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों यह बाबर के काल का जो लेखक था, प्रसिद्ध लेखक था, लेकिन इसकी जो प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, जो इसने शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में लिखी थी, तब इसको
फेमस यानी कि तब यह प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक प्रसिद्ध, आपको बताना है कौन सी भारत में एक फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी। तो इसमें जो फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी दोस्तों वो थी गोवा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गोवा। दोस्तों गोवा जो था वो उपनिवेश था पुर्तगालियों का। बाकी चंद्रनगर, पौंडीचेरी और माहे जो है दोस्तों ये फ्रांसीसी उपनिवेश थे। गोवा को दोस्तों आप सभी को पता है गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था और 1961 में दोस्तों गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो हड़प नीति से कौन सा गवर्नर जनरल संबंधित है। तो हड़प नीति से संबंधित है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसे हड़प की नीति कहा जाता है जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी। तो दोस्तों इसमें दोस्तों जिस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था दोस्तों, तो डलहौजी उसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता था। तो इसका सबसे पहला जो शिकार हुआ था, कौन सा राज्य हुआ था, तो दोस्तों 1848 में दोस्तों सतारा को सबसे पहले डलहौजी ने अपने राज्य के अंतर्गत मिलाया था। फिर 1849 में दोस्तों जैतपुर और संबलपुर को, और दोस्तों 1850 में हिमाचली राज्य था बघाट उसको, और 1852 में बाद में उदयपुर, और 1853 में झांसी, और 1854 में नागपुर को दोस्तों डलहौजी ने अपने राज्य के अंतर्गत मिलाया था। और 1856 में एक और बता देता हूं, अब को दोस्तों डलहौजी ने कुशासन के रूप में अपने साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिया था। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है, व्हेन ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। तो ऑल इंडिया महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, ये हुई थी 1927 को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1927 में दोस्तों ऑल इंडिया महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, सर्वोदय स्टैंड्स फॉर। तो आपको बताना है सर्वोदय का तात्पर्य क्या है। तो सर्वोदय से तात्पर्य है दोस्तों अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सबकी उन्नति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर्वोदय शब्द किसने दिया था दोस्तों, तो सर्वोदय शब्द दिया था दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण थे, उनके द्वारा संपूर्ण क्रांति या फिर सर्वोदय वर्ड जो है उनके द्वारा यूज किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय निम्न में से क्या जारी कर सकता है। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे उनके मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है तो वो कोर्ट में रिट दायर कर सकता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, रिट जारी कर सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए रिट। तो 5 प्रकार की मूलता रिट होती हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों व्यक्ति जो है वो रिट दायर कर सकता है। तो कौन कौन सी 5 रिट हैं दोस्तों, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉयज इमरजेंसी पावर ऑफ। तो भारत का राष्ट्रपति कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करता है। कितने प्रकार की शक्तियां हैं दोस्तों, तो 3 प्रकार की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन सी दोस्तों, तो एक आर्टिकल 352 के तहत लगती है नेशनल इमरजेंसी, 356 के तहत लगती है स्टेट इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 के तहत लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। संघ सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन है, आपको बताना है। तो दोस्तों संघ सरकार का जो सर्वोच्च सिविल सेवक है वो कौन है, तो वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यह संघ सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक है। तो दोस्तों आपको किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप HRTC कंडक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमने टारगेट रखा है कि हम 50+ क्लासेज जो है वो HRTC कंडक्टर एग्जाम के लिए कंडक्ट करवाएंगे, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आपको कोई भी किसी भी चैनल या फिर किसी भी अदर से जो सब्सक्रिप्शन है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी तैयारी करवाएंगे, बशर्त यह है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, तब हम अपनी ओर से बेहतर प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द राज्यसभा। निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है वो सबसे कम है। तो इन ऑप्शन में से हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 3। बाकी झारखंड में 5 हैं, छत्तीसगढ़ में भी 5 हैं, और जम्मू कश्मीर में 4 हैं। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन। तो प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी 1951 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों, केसी नियोगी इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया फॉर इट्स सिटीजन टू कास्ट देयर वोट। तो भारत में नागरिकों के लिए मतदान देने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु क्या विहित करी गई है। तो न्यूनतम आयु क्या है वोट डालने के लिए, तो यह है दोस्तों 18 ईयर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 18 वर्ष। तो दोस्तों पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत इसकी
जो आयु है दोस्तों वो 18 वर्ष कर दी गई। तो कब हुआ था? 1988 में यह 61वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है द नेम ऑफ सैटर्न लार्जेस्ट मून इज। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा का क्या नाम है? तो यह है दोस्तों टाइटन। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, टाइटन। नेक्स्ट है द कप शेप्ड माउथ ऑफ द वोल्केनो इज। ज्वालामुखी का कप आकार का मुंह जो है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है क्रेटर। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, क्रेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो फोकस है ये तो जहां से जो अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, उसका जो उद्गम केंद्र होता है, फोकस उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों वो है नील नदी। तो ऑप्शन ए है जो सही हो जाएगा, नील नदी। कहाँ है दोस्तों? ये है पड़ती है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। और बात करें दोस्तों कांगो रिवर की, तो दोस्तों कांगो रिवर जो है ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी या फिर लंबी नदी है। और दोस्तों जल घनत्व के हिसाब से दोस्तों ये अमेजन के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और कांगो रिवर को अन्य दोस्तों जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है वेपोरेशन इज द रिजल्ट ऑफ। तो दोस्तों बाष्पीकरण किसका परिणाम है? तो ये परिणाम है लॉस ऑफ हीट। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ हीट। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।